राज की किस्मत खराब नहीं थी और चंद्र कबीले वाले भी उससे ज्यादा दूरी पर नहीं थे। थोड़ी देर की उछल कूद के बाद सब के सब बेहोश होकर गिर पड़े और किसी का ध्यान भी राज पर नहीं गया। गंगा घाटी में खूनी धुआं और भी बढ़ता जा रहा था। कुछ ही सेकंड के बाद राज को अपने अंदर कुछ अलग महसूस होने लगा। राज इस एहसास से वाकिफ था। जब जब भी वो शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक की प्रैक्टिस करता था और उसके बाद असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर करता था, उसे कुछ ऐसा ही महसूस होता था। लेकिन जितनी बार खुद जादूगरी की प्रैक्टिस करता था तो ये फीलिंग हल्की जलन के बाद शांत हो जाती थी। लेकिन अभी उसके शरीर का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था। इसका साफ मतलब था कि राज के अंदर रक्त और कुंडलिनी की ताकत बढ़ रही थी। ये जितना ज्यादा बढ़ेगी उसे अपना आधार बनाने का काम खत्म करने में उतना ही कम समय लगेगा। शायद तिलिस्मक ने राज को होने के फायदे में इसको भी जोड़ा होगा। शाही शेर की तलवार विस्फोट करती हुई खूनी धुएं में घुसती चली गई। फिर एक के बाद एक बड़े बड़े विस्फोट होते चले गए। कोई नहीं जानता था कि असल में आसमानी तलवार का समुद्र कितनी ताकतवर टेक्निक हो सकती थी। तलवार कला के तौर पर इसे शाही शेर भी ठीक से काबू नहीं कर पाता था। जैसे जैसे इसके हमले होते थे, इसका असर कई कई मीटर फैलने के बाद भी कमजोर नहीं होता था। खूनी धुएं में से लगातार अजीब सी आवाजें आती रहीं। करीब 5 सेकंड बाद शाही शेर ने तलवार को वापस बुला लिया, लेकिन वो थोड़ा हैरान था। लगता है हयग्रीव अभी तक मरा नहीं, शाही शेर ने मन ही मन सोचा। गंगा घाटी में आसमान में फैला खूनी धुआं अब धीरे धीरे छटने लगा था। इसके बाद सबसे पहले शाही शेर की नजर जिस चीज पर पड़ी वो थी हयग्रीव और उसके फटे कपड़े। उसके बाल बिखर चुके थे और उसके पूरे शरीर पर यहाँ वहां चोट और खून के निशान थे, लेकिन वो अभी तक जिंदा था। लेकिन इस सब के बाद भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। हयग्रीव के हाथ में खूनी तलवार थी जो इतनी ज्यादा लाल थी कि वो करीब करीब काली दिखने लगी थी, जिसमें से शक्ति का नमूना साफ झलक रहा था। लेकिन खूनी तलवार अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। इस तलवार की बदौलत हयग्रीव को पूरा भरोसा था कि वो 5वीं रैंक के जादूगर के मुकाम को हासिल कर सकता था और सिद्ध चक्र पा सकता था। उसके पीछे अलगू अपना मुंह खोलकर गंगा घाटी में मौजूद शैतानी शक्तियों को सोख रहा था। खूनी तलवार अलगू और हयग्रीव ने मिलकर बनाई थी और वो दोनों इसे साथ में मिलकर काबू भी कर रहे थे। और इस सब के लिए चंद्र कबीले के लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा था। हयग्रीव को आखिरकार खूनी तलवार मिल गई थी और अब अलगू को भी शैतानी शक्तियां हासिल हो गई थीं। साथ मिलकर काम करने का ये बड़ा फायदा था। उन दोनों के बगल में एक बालों वाला आदमी खड़ा था। उस आदमी का शरीर भी खून से लथपथ था और उसके शरीर पर भी कई सारे घाव बन गए थे। वो काफी ज्यादा दर्द में था। इसी ने ही शाही शेर के हमले आसमानी तलवार के समुद्र को रोका था। जब शाही शेर ने इस आदमी को देखा तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। शैतानी जादूगर बड़बन? शाही शेर ने अपनी तलवार पर हाथ रखते हुए कहा। अनंत कबीले का शैतानी जादूगर बड़बन, जो कि 5वीं रैंक का सिद्ध चक्र हासिल जादूगर था। अनंत कबीले के लोग दिखने और व्यवहार में काफी अजीब हुआ करते थे। उनकी नाक पर गुस्सा रहता था, लेकिन बड़बन इन सब में अलग था। उससे किसी को तब तक कोई खतरा नहीं था जब तक कोई उसे बहुत ज्यादा गुस्सा न दिलाए। लेकिन बड़बन में एक और काबिलियत थी कि वो दूसरों को गुस्सा दिलाने में माहिर था। आमतौर पे गली से गुजरते हुए लोग बिना किसी मतलब बड़बन को तमाचा जड़ने के लिए उतारू हो जाते थे। अभी कुछ दिन पहले जब बड़बन जादुई दुनिया में सामने आया तो उसके लिए एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसके मुताबिक किन जादूगरों को बड़बन को गुस्सा नहीं दिलाना है और इन सब से बचकर रहना है, इस बारे में जानकारी दी गई थी। मेरी आसमानी तलवार टेक्निक को सीधा अपने ऊपर लेने की बड़बन की काबिलियत वाकई काबिले तारीफ थी। अब अगर तुम हयग्रीव के लिए लड़ना चाहते हो तो ठीक है, लड़ाई शुरू करते हैं। शाही शेर ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए कहा। मेरे ऊपर हयग्रीव का एहसान है, इसलिए इस बार मैं उसकी रक्षा करने के लिए आया हूँ और ये मैं करके रहूंगा। बड़बन ने साफ चुनौती मानते हुए कहा। अब की बारी आसमानी तलवार का समुद्र टेक्निक को रोकने के लिए बड़बन को अपनी जिंदगी दांव पर लगाने की जरूरत थी। इतनी बातें मत करो, आओ जंग के मैदान में।
शाही शेर ने कहा, बड़बन की बात से इतना तो साबित हो ही गया था कि हयग्रीव लंबे समय से अनंत शैतानी कबीले के साथ काम कर रहा था। आज लड़ाई करने का दिन नहीं है। अभी मेरे और तुम्हारे दोनों के पास करने के लिए काफी चीजें हैं। तुम्हें अपने पीछे खड़े उन दोनों लोगों की रक्षा करनी है। मुझे हयग्रीव और मेरे साथी की रक्षा करनी है। कुछ समय के बाद मैं तुमसे लड़ाई तय कर लूंगा, बड़बन ने कहा। शाही शेर ये सुनकर हैरान रह गया। जब ये दोनों सिद्ध चक्रधारी आपस में बात कर रहे थे तो इतने में हयग्रीव के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी और वो अपने हाथ पैर सीधे कर रहा था। खूनी तलवार सिर्फ और सिर्फ हयग्रीव के दिमाग की उपज थी। इसके बाद जो दूसरा फायदा था वो अब शुरू होने वाला था। तभी 4 खून के रंग के क्रिस्टल हवा में दिखाई देने लगे और हयग्रीव की तरफ बढ़ने लगे। आसमान में अभी तक खूनी धुआं पूरी तरह से छटा नहीं था, बल्कि वो इन क्रिस्टल में बदल गया था। अब हयग्रीव की असली चाल शुरू होने वाली थी। अगर उसे इन चारों क्रिस्टल के बनने का इंतजार न करना होता तो वो अभी तक बड़बन से उसे ले जाने का कह चुका होता। इसके बाद चारों क्रिस्टल हयग्रीव के हाथ में आकर गिर रहे थे, लेकिन इसी बीच खूनी क्रिस्टल हवा में ही रुक गया। उसने अपनी दिशा बदल ली और वो किसी चुंबक की तरह खिंचता हुआ गंगा घाटी में उड़ने लगा। राज यहीं बैठा था। खूनी क्रिस्टल जाकर सीधा उसके हाथ में गिरा। अचानक ही हयग्रीव के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो राज को घूरने लगा। हयग्रीव को समझ नहीं आ रहा था कि यह खूनी क्रिस्टल राज के हाथ में जाकर कैसे गिरा। तभी हयग्रीव को पूरी बात समझ में आ गई। असल में राज ने खूनी तलवार विधि में एक कमजोरी ढूंढ ली थी। ये ठीक वैसा ही था जैसा कठिन सवाल का जवाब मिलने पर किसी का हाल होता है। राज ने खूनी तलवार कमजोर नब्ज को बहुत अच्छे से पकड़ लिया था। इस कारण जो निवाला हयग्रीव के मुंह में जाना था वो राज के मुंह में चला गया था। हमेशा हमसे बेहतर दिमाग वाले लोग मिल ही जाते हैं। मैं इससे बहुत खुश हुआ। अपनी बनाई विधि में कमजोरी मिल जाने के कारण हयग्रीव ने खुश होकर कहा। राज हयग्रीव की बात सुनकर हंसने लगा। राज जानता था कि असल में यह काबिलियत उसकी नहीं बल्कि पहाड़ी महारथियों की थी। शाही शेर को भी ये देखकर काफी खुशी महसूस हो रही थी। भले ही उसे ठीक ठीक पता नहीं था कि असल में ये सब कैसे हुआ था, लेकिन उसे इतना तो मालूम चल गया था कि राज को हयग्रीव का कोई जादुई खजाना मिल गया था। शाही शेर भी जोर जोर से हंसने लगा। अब उसे राज की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं थी। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा जादुई नाम क्या है? हयग्रीव ने अपने खूनी क्रिस्टल पकड़कर राज की तरफ इशारा करते हुए कहा। हयग्रीव भी जानता था कि शाही शेर की मौजूदगी में राज से ये क्रिस्टल वापस ले पाना नामुमकिन था। आप मुझे जूनियर बुला सकते हैं, राज ने दांत निकालकर कहा। जूनियर? मतलब कैसा जूनियर? तुम्हारे काम तो बड़े बड़ों को चकमा दे दे। अब यह खूनी क्रिस्टल तुम्हारा हुआ। आगे कभी मेरे पास समय रहा तो मैं इस क्रिस्टल का सौदा करने तुम्हारे पास जरूर आऊंगा, हयग्रीव ने मुस्कुराते हुए कहा। इतने में ही बड़बन ने अलगू और हयग्रीव को ऐसे जकड़ा जैसे एक चील अपने शिकार को जकड़ता है। वो यहाँ सिर्फ वो चक्कर होना चाहता था। तुम ऐसे ही चले जाने का सोच रहे हो? भले ही बाकी लोगों को तुम्हारे अनंत कबीले से डर लगता होगा, लेकिन मैं शाही कबीले का शाही शेर तुमसे डरता नहीं हूँ। अगर आज मुझे तुमने ठीक से चुनौती नहीं दी और बस ऐसे ही हयग्रीव को लेकर उड़ गए तो आने वाले दिनों में मैं अनंत कबीले के 10 और उससे ज्यादा लोगों से इसका हिसाब चुकता करूंगा। शाही शेर ने बड़बन से कहा। यह बहुत ही आम बात है कि शाही शेर मुझसे गुस्सा है। अगर तुम्हें अनंत कबीले के लोगों को मजा चखाना है तो मैं तुम्हें ये मौका भी दूंगा ताकि तुम्हारा गुस्सा शांत हो सके। हम दोबारा जरूर मिलेंगे, हयग्रीव ने जवाब देते हुए कहा। हम दोबारा मिलेंगे? बड़बन ने भी वही बात कही और बिजली की तेजी से उड़ गया। शाही शेर ने भी अपनी तलवार मयान में रखी और पीछा करने की कोशिश भी नहीं की। जिस तरह से बड़बन ने हयग्रीव के एहसान की बात कही थी उस हिसाब से साफ समझ आ रहा था कि ये कोई आम बात नहीं थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि हयग्रीव का अनंत कबीले से क्या रिश्ता था। थोड़ी देर बाद शाही शेर धीरे धीरे राज की तरफ उतरता गया। राज की कमर पर एक तलवार बंधी थी और उसके हाथ में खूनी क्रिस्टल था, लेकिन अभी उसका ध्यान इन जादुई खजानों की जगह अपने मन के दरवाजे पर था।
उसके मन के दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। करीब 10 या अधिक ज्योतियों की मदद से वो अपने मन का दरवाजा खोल सकता था। उसके 100 दिनों का आधार बनाने वाला काम अब खत्म होने के कगार पर था। तुमने बहुत बढ़िया काम किया राज। एक जादूगर के तौर पर आप में कोई भी कमी हो सकती है, लेकिन आपके अंदर साहस की कमी नहीं होनी चाहिए। शाही शेर ने राज की पीठ थपथपाते हुए कहा। राज को अपनी पीठ पर दर्द महसूस हुआ। शाही शेर के हाथ एकदम पत्थर की तरह कड़क थे। शाही जूनियर, अब ये मामला अभी के लिए यहीं खत्म होता है। अब तुम तुरंत मेरे साथ शाही कबीले चलोगी। शाही शेर ने शाही जूनियर से कहा। शाही जूनियर ने ना में सिर हिलाया और गंगा घाटी में अंदर की तरफ जाने लगी, जहां खंडहर मौजूद थे। चंद्र कबीले के लोगों के अंदर से उनकी शक्ति और उनकी जिंदगी सोखी जा चुकी थी। यहां तक कि उनके शरीर भी पूरी तरह सूख गए थे। हथियार, जादुई दवाई और घाटी में मौजूद बाकी सामानों से भी उनकी सारी शक्तियां खींच ली गई थीं। चीजों की हालत इतनी बुरी थी कि लोहे को हल्के से छूने पर भी वो राख में बदल रहा था। शाही जूनियर गंगा घाटी में एक घर के सामने गई और उसके अंदर जाने लगी। इस घर का दरवाजा बड़ी ही खराब हालत में था। शाही जूनियर ने एक लात मारकर दरवाजे को तोड़ दिया। घर के अंदर चिरंजीवी कबीले के चिरस्थायी अंकल मौजूद थे। वो पहले से भी ज्यादा बूढ़े लग रहे थे और उनके बाल सफेद हो चुके थे। जादुई दुनिया के लिए ये बात अच्छी थी कि शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल होना बंद हो चुका था, वरना अंकल का हाल भी चंद्र कबीले के लोगों जैसा ही होता। जैसे ही अंकल ने शाही जूनियर को देखा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब आपको समझ आया कि आप कैसे गलत थे, शाही जूनियर ने अंकल की तरफ देखकर कहा। शाही जूनियर की बात सुनकर अंकल रोने लगे। भले ही अंकल घर के अंदर थे, लेकिन घाटी में हुई लड़ाई की आवाजें इतनी तेज थीं कि उन्हें सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था। उन्हें हाइग्रीव की पूरी योजना पता थी। उन्हें चंद्र कबीले का पूरा इतिहास पता था। उन्हें पता था कि चिरंजीवी कबीले का बड़ा नुकसान हुआ है। कबीले के लोगों के मरने की आवाजें अंकल के कानों में अभी तक गूंज रही थीं। शाही शेर भी शाही जूनियर के पीछे पीछे आ गया। उसे ले आओ और चलो यहाँ से, शाही शेर ने कहा। चिरंजीवी कबीले के मामले में शाही शेर की भी थोड़ी जवाबदेही बनती थी। अब जब मामला ठंडा हो गया था तो शाही शेर यूं ही चिरंजीवी कबीले को नहीं छोड़ सकता था। आगे राज को कौन से खतरे मिलने वाले थे? क्या राज जादुई दुनिया में अपना परचम लहरा पाएगा? चिरस्थाई दुखी मन से रो रहा था। शाही शेर ने चिरस्थाई की गर्दन के पीछे जोरदार चपत लगाई, जिससे वो बेहोश हो गया। हमें पहले चिरंजीवी कबीले की तरफ जाना चाहिए, शाही शेर ने कहा। इस सारे फसाद की जड़ शाही शेर ही था। उसी के कारण हाइग्रीव चिरंजीवी कबीले तक पहुंच पाया था। अब जब चिरंजीवी कबीले को इतना बड़ा नुकसान भुगतना पड़ा था, तो इसमें शाही शेर की जवाबदेही भी थी। इसलिए अब शाही शेर चिरंजीवी कबीले की ज्यादा से ज्यादा मदद करना चाहता था। उसे चिरंजीवी कबीले की विरासत को कायम रखने में मदद करने की जरूरत थी। आखिरकार शाही जूनियर और राज दोनों शाही शेर की उड़ती तलवार पर बैठ गए। वो दोनों चिरस्थाई को भी अपने साथ लेकर चिरंजीवी कबीले की तरफ उड़ गए। उड़ते हुए राज ने अपना फोन बाहर निकाला और तिलिस्मक को सारी जानकारी देने के लिए फोन लगाने लगा। राज को खूनी क्रिस्टल काफी बेशकीमती जादुई खजाना लग रहा था। यहाँ तक कि पहाड़ी महारथियों ने भी इसकी तारीफ की थी, लेकिन इसका क्या इस्तेमाल किया जाता था ये अभी तक राज को नहीं पता था। राज ने चुपके से अपने हाथ में खूनी क्रिस्टल को देखा, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि ये क्रिस्टल किस तरह लोगों की बलि देकर बनाया गया है, तो उसे काफी अजीब महसूस हुआ। ये एक आम इंसानी प्रवृत्ति थी। किसी को पता भी हो कि कोई महल बेशकीमती है, लेकिन अगर वो कई लाशों के ऊपर बना है तो उसकी कीमत कोई मायने नहीं रखती। अगर राज के हाथ में रहा तो वो किसी दूसरे जादुई खजाने के बदले इसे दे देगा। हालांकि जैसे ही राज ने तिलिस्मक का नंबर लगाया तो आवाज आई, माफ कीजिए, कॉल करने के लिए आपके फोन में पर्याप्त बैलेंस नहीं है, कृपया उचित रिचार्ज करें। ये नहीं हो सकता। मुझे अच्छे से याद है कि मेरे पास कॉल करने का बैलेंस था, फिर मुझे रिचार्ज किस बात का कराना होगा? राज ने शक की निगाहों से सोचा। तभी उसे ख्याल आया, तिलिस्मक बंगाल की खाड़ी के पार लोगों को कुछ सिखाने के लिए गया हुआ था।
ऐसे में वो इंटरनेशनल रोमिंग में पहुंच चुका था और राज के पास इंटरनेशनल रोमिंग का रिचार्ज नहीं था और ये रिचार्ज काफी महंगे भी थे। चिरंजीवी कबीले में जिंदा बचे हुए सभी लोगों के चेहरों पर दुख पसरा हुआ था, क्योंकि कबीले के लगभग सभी दिग्गज मर चुके थे। यहाँ तक कि कबीले के सरदार की जान भी चिरकारी और उसके साथियों ने बचाई थी। अब चिरंजीवी कबीले बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। अगर अभी कोई आस पड़ोस में मौजूद दुश्मन इस मौके का फायदा उठाना चाहे तो नतीजा बहुत भयानक हो सकता था। कबीले के सरदार को बहुत गहरी चोटें आई थीं और वो बस अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। चिरकारी, ये रहे हमारे कबीले के सारे रहस्य। अब ये सब मैं तुम्हें देता हूँ। इसके अलावा चिरस्थाई को वापस लाने का कोई तरीका जरूर ढूंढना, उसे ही कबीले का सरदार बनाना। चिरंजीवी कबीला बहुत छोटा है और तुम कई सालों से हमसे जुड़े हुए हो। मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ। तुम्हारी काबिलियत के बूते तुम चिरंजीवी कबीले की जगह किसी ताकतवर कबीले से जुड़ सकते हो जो हमसे 100 गुना ज्यादा काबिल होगा। जाओ, जाकर और ऊंची उड़ान भरो और चिरंजीवी कबीले के पिंजरे से आजाद हो जाओ। कबीले के सरदार ने एक स्क्रिप्चर निकालते हुए बड़ी मुश्किल से बोलकर कहा। सरदार के अंदर कई सारे भाव उमड़ने लगे। चिरकारी ने जब स्क्रिप्चर लिया तो उसकी आंखें लाल थीं। वो ध्यान से उसे पलटकर देखने लगा और पढ़ने लगा। 4थी रैंक के जादूगर के तौर पर वो कुछ ही पलों में पूरी स्क्रिप्चर को याद कर सकता था। स्क्रिप्चर के अंदर सतरंगा अजाफुल इस्तेमाल करने का तरीका दिया हुआ था, जिसका सही इस्तेमाल नाकामयाब जादू के बुरे असर से बचने के लिए किया जाता था। ये बात चिरंजीवी कबीले में किसी को नहीं पता थी। ऐसा कहा जाता है कि आग के बिना धुआं नहीं उठता। इस बात के मायने बहुत बड़े हैं। सतरंगा अजाफुल के इस्तेमाल के बारे में बाहरी दुनिया में कई सारी अफवाहें थीं। यहाँ तक कि चिरंजीवी कबीले के लोग इन बातों को बेवकूफों की तरह सुनते भी रहते थे। चिरकाल, जिसने लोगों को शाही शेर और चिरंजीवी कबीले की दुश्मनी के बारे में बताया था, वो इस बात का बहुत मजाक उड़ाता था कि इस मुद्दे पर बाहर की दुनिया में अफवाहें बहुत ही फर्जी हैं। लेकिन सतरंगा अजाफुल का असली इस्तेमाल नाकामयाब जादू के बुरे असर को ठीक करना ही था। ये बात भी चिरंजीवी कबीले में कुछ ही लोगों को पता थी। आप चिंता न करें सरदार, चिरस्थाई सही सलामत आ जाएगा। चिरकारी ने स्क्रिप्चर बंद करते हुए सरदार को देखकर कहा। सरदार चिरकारी की बात सुनकर सिर हिलाते हुए मुस्कुराने लगा। इसके बाद उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन तभी चिरकारी ने अपनी तलवार उठाकर सरदार का सिर धड़ से अलग कर दिया। आखिरी मौके पर सरदार की आंखों में अपने सबसे अच्छे शिष्य के धोखे को देखकर हैरानी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आखिरी मौके पर तुम चिरस्थाई को चुनोगे। मैंने खुद से एक कसम खाई थी कि अगर आखिरी समय में अगर तुम मुझे चिरंजीवी कबीले का सरदार बना दोगे तो मैं पिछली सारी बातें भूलकर चिरस्थाई के काबिल बनने तक का इंतजार करता और बाद में मैं उसे सरदार बना देता। इसके बाद मैं किसी और कबीले से जुड़ सकता था। मुझे चिरंजीवी कबीले में सरदार बनने में कोई रुचि नहीं है, लेकिन तुमने खुद ही कहा कि पिछले कई सालों से तुम मेरे एहसानमंद थे। ऐसे में सरदार चुनने में तुमने मेरा नाम क्यों नहीं सोचा? चिरकारी ने मजाकिया अंदाज में कहा। वो चिरकारी कबीले के इतिहास में सबसे योग्य जादूगर था। पूरे कबीले में सिर्फ लड़ाकू प्रवृत्ति उसी के पास थी। सभी को लगता था कि कोई और सरदार हो ही नहीं सकता, लेकिन हंसने की बात तो ये थी कि कबीले के वारिस के तौर पर शुरू से ही उसे नहीं चुना गया। इसके पीछे वजह यह थी कि सरदार को लगता था कि पूरा चिरंजीवी कबीला चिरकारी का एहसानमंद है और ऐसे में सरदार बनाए जाने से वो अटक जाएगा। इसलिए सरदार के तौर पर उसने कभी कोई जगह नहीं बनाई। लेकिन क्या ये कोई वजह थी? चिरकारी की तलवार उसने मयान में डाल दी। सरदार की जिंदगी खत्म हो चुकी थी। ये सब देखकर जो चिरंजीवी कबीले वाले जिंदा बच गए थे, उन्हें अपनी बची हुई जिंदगी के लिए लानत महसूस हो रही थी। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था और उन्हें लग रहा था कि काश ये सब सपना हो। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। चिरंजीवी कबीले के सबसे ताकतवर योद्धा चिरकारी ने सरदार को क्यों मार दिया? आखिर क्यों? हमेशा शांत रहने वाले चिरकाल ने चिल्लाकर कहा और चिरकारी पर हमला बोल दिया। क्यों?
तुम्हें तो ये पता होना चाहिए, ये बहुत ही आसान था। मैंने बस सरदार की आखिरी इच्छा पूरी की। ऐसा करके मैं चिरंजीवी कबीले के सारे बंधनों से आजाद हो जाऊंगा और ऊंचे कबीले की ओर जाऊंगा। चिरकारी ने हमले से बचकर कहा। चिरकारी की तलवार ने चिरकाल के माथे को भेद दिया। हालांकि चिरकारी ने चिरकाल को बस घाव दिया और उसकी जान बख्श दी, लेकिन उसने चिरकाल को पीछे की तरफ धकेल दिया। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ हमारे सरदार की आखिरी इच्छा पूरी की। चिरकारी ने चिरकाल को धक्का देकर कहा। इतने में ही 3 लोग आसमान से उतरे। शैतानी बड़बन अपने शानदार जादुई खजाने पर उड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसके साथ फटे हाल में हयग्रीव और काले धुएं में घिरा अलगू था। लगता है तुम यहाँ भी कामयाब हो गए। अब हमें चलना चाहिए चिरकारी भाई। हयग्रीव ने हंसकर अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहा। चिरकारी ने सिर हिलाकर कहा। उसने हयग्रीव का हाथ पकड़ा और जादुई खजाने पर सवार हो गया। चिरकारी, तुम्हें अच्छी मौत भी नसीब नहीं होगी। चिरकाल ने पीछे से चिल्लाकर कहा। अच्छी मौत? बिल्कुल सही सोचा। जब से मैं जादूगर बना था, मुझे तभी समझ में आ गया था कि मुझे अच्छी मौत नसीब नहीं होगी। इस जिंदगी में या तो मैं सबसे महान जादूगर बनूंगा या अमर हो जाऊंगा, या फिर मुझे हमेशा याद रखी जाने वाली मौत मिलेगी। अगर किसी को इतनी भी समझ नहीं है तो वो जादूगर नहीं बन सकता। चिरकारी ने पीछे मुड़कर कहा। हयग्रीव ने भी तारीफ भरी नजरों से देखा। ये पकड़ो, इस पर चिरंजीव कबीले की हर प्रथा के बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा इसमें और भी रहस्य हैं। जाओ, जाकर चिरस्थाई को वापस ले आओ। सरदार उसे कबीले का अगला सरदार बनाना चाहते थे। चिरकारी ने अपनी जेब से स्क्रिप्चर निकाली और चिरकाल की तरफ उछाल दी। चिरकाल ने नफरत से भरकर मुट्ठी बांध ली। तुम सभी चिरंजीवी कबीले की परंपरा की रक्षा करो। अगर तुम लोगों में वाकई हिम्मत है तो अपनी नफरत की बदौलत मुझे ताकतवर होकर दिखाओ। इसके बाद अपना बदला लेने के लिए मुझे ढूंढो। वो बात अलग है कि अगली बार तुम्हारा मुझसे मिलना नहीं हो पाएगा। आज से हमारे बीच दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। अगर हम अगली बार मिले तो मैं तुम लोगों को चींटियों की तरह मसल दूंगा। चिरकारी ने कहा। अब हमें चलना चाहिए, वरना शाही शेर हमें पकड़ लेगा। हयग्रीव ने मुस्कुराते हुए कहा। शैतानी बड़बन ने अपने जादुई खजाने को एक्टिवेट किया और वो लोग हवा में उड़ने लगे। चिरकाल ने ऊपर की तरफ देखा और उसका चेहरा आंसुओं से भर गया। चिरकारी, तुम काफी बढ़िया हो, हयग्रीव ने मुस्कुराते हुए कहा। असल में ये तारीफ स्क्रिप्चर लौटा देने के कारण थी। चाहे कुछ भी हो, मैं इस जगह पर पला बड़ा हूँ, चिरकारी ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी शक्तियों को काबू कर लिया। मगरमच्छ के आंसू, अलगू ने मुंह चढ़ाते हुए कहा। तुम नहीं समझोगे अलगू, हयग्रीव ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, तुम नहीं समझोगे अलगू भाई। क्या सतरंगा अजाफुल मिल चुका है? चिरकारी ने पूछा। हाँ बिल्कुल, हयग्रीव ने अपना हाथ घुमाकर कहा और आगे बोला। इसके बाद यह खूनी क्रिस्टल भी देखो। अरे ये तो बस 3 हुए, चौथा क्रिस्टल कहाँ है? चिरकारी ने भौहें ऊपर करके पूछा। बीच में कुछ दिक्कत आ गई थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3 हम तीनों के लिए काफी होंगे। आखिरी वाला भी हमें कभी न कभी वापस मिल ही जाएगा। हयग्रीव ने मुस्कुराते हुए कहा। यह भी ठीक है, चिरकारी ने सिर हिलाकर कहा। थोड़ी ही देर में चारों लोग रहस्यमयी अनंत कबीले की तरफ चले गए। राज के फोन में इंटरनेशनल बैलेंस के अलावा उसके डिवाइस का चार्ज भी खत्म हो गया था, इसलिए वो ग्रुप में किसी को मैसेज नहीं कर सकता था। सभी साथियों को सूचित किया जाता है कि वसीम ने मुझसे कांटेक्ट किया था। उसने कहा कि वो 20 दिनों में मेडिटेशन से बाहर आ जाएगा। क्या हमने डिसाइड किया है कि उसे कौन ले जाने वाला है? बाबा बैरागी ने ग्रुप में कहा। इतने में लम्बकण और बाकी लोगों ने राज की जवाबदारी के बारे में बताया, जो कि वसीम को ले जाने वाला था। हाँ हाँ, वसीम आने वाला है। राज, क्या तुम तैयार हो? जल्दी अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले लो और उतने में मैं तुम्हारे लिए उड़ने की व्यवस्था कर देता हूँ, लम्बकण ने कहा। अब हवाई जहाज उड़ाने के लिए समय नहीं बचा है। अब राज वसीम के साथ ही सीख ले तो बेहतर है। अगर कुछ भी होता है तो वसीम अपनी उड़ने वाली तलवार से राज को बचा भी लेगा, त्रिकालदर्शी ने कहा। क्या राज को ठीक समय पर इस बारे में पता चल पाएगा? क्या राज और वसीम का मिलना किसी नए खतरे की घंटी होगी?